नमस्कार, सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर बार एक नए मुद्दे, एक नए विषय और एक नई दुनिया के साथ में आपके सामने आते हैं। लेकिन आज की जो दुनिया है ना, आप यकीन मानिए वही हमारी दुनिया का आधार है, वही सबसे बड़ा सत्य है। वो सत्य है जिस पर आज बहुत कम या फिर यूँ कहिए कि चंद लोग ही चलते हुए, इसे समझते हुए, इसे अपनाते हुए नज़र आते हैं। आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे लेखक जिनकी लेखनी ने ये बताया है कि आज के दौर में ज़रूरत किसकी है और उस ज़रूरत के साथ अगर आज का युवा चलने लगे तो दुनिया कितनी बदल सकती है, हम कितना बदल सकते हैं। हमारे पास शास्त्री सौरभ शर्मा जी हैं इस वक्त में। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपसे बातचीत करने से पहले, शास्त्री सौरभ शर्मा ने ये किताब लिखी है वेद पथ। आप यकीन मानिए इसके एक एक पन्ने में आज का सच है, आने वाले कल का भविष्य है। वो भविष्य जो बहुत ही मजबूत है, बहुत सार्थक है, सकारात्मक है और खूबसूरत है। वेद पथ, क्या आपको लगता है ये आज के दौर के लिए क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली क्या है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें वेदों की या हमारी गुरुकुल पद्धति की बात ही नहीं हो रही है, संस्कारों की कोई बात नहीं हो रही है। वेद पथ की ज़रूरत इसलिए है कि जीवन में हमें संस्कार चाहिए, जीवन को सही दिशा चाहिए। वेद जो हमारे वेद हैं या शास्त्र हैं वो ऐसा नहीं कि कोई वो पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति नहीं होकर वो जीवन जीने की सही कला है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर किसी को हमारे वेदों से जुड़ना चाहिए, हमारे हिंदुइज़्म से जुड़ना चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनियों ने रास्ते हमें दिखाए हैं उनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। आज की दुनिया भी अच्छी है बट थोड़ा सा हमें अपना पीछे जाके भी हमें अपना अध्ययन करना चाहिए। शास्त्री जी, लेकिन हमें वेदों का अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। जब हम देखते हैं कि आज बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए है, छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के भी नहीं हुए हैं, वो बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाते हैं, वो बिना मोबाइल देखे सोते नहीं हैं, वो उठते ही सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। 10th में आने वाले बच्चे, 12th में आने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे मोबाइल के बिना आज अपनी ज़िंदगी को सोच ही नहीं पा रहे हैं। फिर कैसे वेदों की वो दुनिया जो आप चाहते हैं, जो आपने इस किताब के हर एक पन्ने में उकेरा है, वो क्या वाकई आज के दौर में आपको मुमकिन लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है। इसके पीछे देखो, यहाँ पे काम करना होगा हमारे गवर्नमेंट को। हाँ जी। हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो बच्चा पैदा होके एक नादान बच्चा, उसको तो कुछ पता नहीं ना, वो तो एक कहते हैं कच्ची मिट्टी का एक घड़ा है। हाँ, उसको जिस शेप में डालोगे वो जाएगा। आज ये शेप दी जा रही है, स्कूल में उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? मतलब मेरे हिसाब से जो एजुकेशन एक छोटे से बच्चे को खेलने और मस्ती करने की उम्र में उसको स्कूल भेज के और जो उसको उसके दिमाग को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वो सही है? मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा अपराध है, दंडनीय अपराध है। कोई देख ही नहीं रहा, क्राइम है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? मुझे कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा। पर शास्त्री सौरभ जी, कहा जाता है कि जब हम भारत की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे भी आता है कि जो कहता है कि बाहर को देखो, वहाँ बचपन से ही अंतरिक्ष की दुनिया दिखा दी जाती है, विज्ञान की दुनिया दिखा दी जाती है। जो एआई आज हमारा हिस्सा बन रहा है वो वहाँ सालों पहले से उस डिजिटल दौर में आ गया है। हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं। फिर कैसे उस दुनिया में वेद कैसे अपनी जगह बना पाएगा? जिसने आपकी ज़िंदगी में जगह बना ली, वो बच्चे की ज़िंदगी में कैसे जगह बनाए? बिल्कुल बनाएगा। आप अंतरिक्ष में जाना गलत नहीं है, अंतरिक्ष में जाना भी हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। आज जो जितने भी आप ये एरोप्लेन्स देख रहे हैं, ये सारे हमारे वेदों से ही आया है जी। ये उनको किसी ने सिखाया था? ये हमने सिखाया है उनको। वो हमें क्या सिखाएंगे? और अंतरिक्ष में जाओ, कोई बहुत बुराई नहीं है, मगर आप अपनी इंद्रियों की चेतना से उठकर अपने आज्ञा चक्र तक भी तो आओ। आप ठीक है, आप जाओ अंतरिक्ष में जाओ, आप ग्रहों पे जाओ, सब कुछ जाना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर आप अपनी चेतना को क्यों नहीं ऊपर लेके आएंगे? अपनी चेतना को भी तो ऊपर लेके आना है आपको जी। वहाँ कौन लेना सिखाएगा? आप एआई की बात करें, एआई बहुत अच्छा है, आपको इस दुनिया की सारी जानकारी देगा, आप लो जानकारी, कोई इसमें बुराई नहीं है। मगर क्या एआई आपको दया सिखाएगा? क्या आपको प्यार सिखाएगा? वो प्रेम करना सिखा देगा एआई?
आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर दे देगा, बस इन्फॉर्मेशन ही तो ये है। बहुत बड़ी और बहुत अहम बात आपने कही है कि यही हो सकता है हमें पूरी दुनिया दिखा दे, लेकिन प्रेम करना, दया भाव रखना, दान की भावना रखना, कृपालु बनना, अंतरात्मा को जगाना, जी। वो एआई नहीं कर सकता। वो तो मशीन है। हाँ। और आजकल लोग भी वो मशीन ही वेदों का हैं। ये ज्ञान ही कर सकती है जिसकी कमी हमें नजर आती है। आत्मीयता हाँ, वो कौन सिखाएगा? वो कौन सिखाएगा? स्कूलों में तो नहीं सिखा रहे, स्कूलों में तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन कौन सिखाएगा? जो मेरे ख्याल से आज हमें से कोई नहीं करता है। हमें लगता है हम सही तो मतलब सही, बस वहीं पर सारी लकीर खत्म हो जाती है। इंसान इस जीवन में सबीना जी अपनी लाइफ में ना अपने शरीर तक से नहीं मिलता। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जी। हर किसी को सुबह उठ के बड़े शांति से अपने मन को शांत करके मुद्रा लेके अपने हृदय पे हाथ लगाइए। आप अपने दिल से मिलिए ना। किसके लिए धड़क रहा है ये? आपके लिए धड़क रहा है ना। आप इससे नहीं मिल रहे, आप अंतरिक्ष में जा रहे हो, जाओ। और यहाँ भी रहो और वहाँ भी रहो। मतलब जो पैर हैं जमीन पे रहने चाहिए, जमीन पर रहने। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। सब भूल गए, सब एजुकेशन सिस्टम का ब्लंडर कर दिया। बच्चों को ऐसा बना दिया जैसे शेर नहीं है सर्कस में। शेर का स्वभाव वो है कि हैंटर में नाचेगा, उसके सामने नहीं जा सकते आप। ये बहुत बड़ी बात आप कह मगर रहे आप हैं, क्या एक बड़े बदलाव की बात कह रहे हैं। पर आपको लगता है कि अभी हाल ही में भारतीय लोक गायिका जिन्हें कई हर सम्मान से नवाजा गया है, मालिनी अवस्थी जी ने कहा कि नेहा कक्कड़ को, वो भी मशहूर गायिका हैं, नेहा कक्कड़ को एक ऐसे पद पर नहीं बैठाना चाहिए जहां से वो जज कर रही हूँ कि टैलेंट क्या होगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में नेहा कक्कड़ के कुछ ऐसे गाने आए जिनके शब्दों को लेकर दो पक्ष नजर आते हैं। एक कहता है कि ठीक है, आज का दौर है, दौर में आगे बढ़ना है। दूसरा कहता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब छोटे बच्चे सुनते हैं तो क्या होगा। आज का युवा सुन रहा है और लाखों करोड़ों रील्स उसमें बन रहे हैं, मिलियंस जा रहे हैं, और ऐसे स्टेप्स हैं जो शायद आप अपने परिवार के सामने नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो 5-6 साल 8-9 साल के हैं वो कर रहे हैं और उन्हें मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब कौन सही कौन गलत, नहीं, अब ये वेद बता सकता है कि हमें हमारी ये जो शिक्षा? बच्चे हैं ना, उनको तो नहीं पता ना वो क्या कह रही है। मगर उसने क्या किस थॉट प्रोसेस से बनाया होगा, देखो मैं पर्सनली नहीं जानता और मैं उस पर क्या कमेंट करूँगा। मतलब मैं यही कहूँगा कि संस्कार विहीन ही अगर कुछ चल रहा है तो वो यही है। क्या गाने हैं, क्या मूवीज़ हैं, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मैं अपने बेटे के साथ कोई मूवी देखता हूँ तो कभी वो उठ के जा रहा है, कभी मैं उठ के जा रहा हूँ। मैं अपने रूम में कोई मूवी देख रहा हूँ या कोई कुछ चला रहा हूँ तो वो मुझे शर्म आ रही है। पर क्या अगर यही देखा हमारा जाता आज का युवा चाहता है? क्योंकि जो निर्माता निर्देशक हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो पूरा सीन क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं हमारा तो युवा ही यही चाहता है। आप दिखाइए रहे हैं ना, आप उसको दिखाइए ना। आप रामायण दिखाइए। किसी टाइम पे हम देखते थे, हर जगह सन्नाटा होता था, पूरा भारत रामायण देखता था, महाभारत देखता था। आप ज्ञान लाइए ना टीवी पे। आपने 3 इडियट जैसी मूवी बनाई है, सबने देखी ना, कुछ ना कुछ सीखा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ऐसा भी कुछ दिखाइए ना, कोई इशू नहीं है। आप कोई बुक पढ़ने बैठेंगे तो आपको सबके अपनी स्पीड के हिसाब से टाइम लगेगा। बट उसने 3 इडियट्स को एक 3 आवर्स की एक मूवी बनाई और सबने देखा, एक एक कैरेक्टर याद है। आप कुछ ऐसे गाने लाइए। हमारा जैसे आपने सुना होगा स्लोगन है, हमारे देश का आदर्श स्लोगन है, सत्यमेव जयते। पता है कहाँ से आया है? मुंडो उपनिषद से आया है जी। हाँ, ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। कहते हैं हमारे हनुमान जी जब लंका की तरफ जब समुद्र में हो गए हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप हृदय में राम को लेके चलो। आप, मैं आपको भी कह रहा हूँ, हर किसी को कह रहा हूँ, चाहे नेहा कक्कड़ है, चाहे कोई भी है, आप भी दुनिया के सारे काम करो। आप भोगने आया भोगो। मगर कहते हैं प्रिविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी को सल्फुर राजा। आप हृदय में मर्यादा, दया, करुणा और राम को रख के चलो, आप करो, आपसे गलत होगा ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ आगे चलना, वक्त के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो वेद है, हमारी जो असल शिक्षा है, वो कहीं पीछे छूट रही है, इसलिए शायद हम रास्ता भटक रहे हैं। पीछे छूट नहीं, पीछे छूट चुकी है, छूट चुकी खत्म है। आगे अंधकार नजर आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, एआई बन रहा है। मगर आप ये देखो कि शांत कौन है। मैं मंदिर में बैठता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मेरे पास लोग काउंसलिंग के आते हैं, मैं उनको देखता हूँ इतने अशांत हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जो मेरे पास आते हैं। वो सक्षम है, दुनिया उनके जैसा बनने के सपने देख रही है, मगर उनकी पर्सनल लाइफ हमें पता है कि अंदर से बेचैन है, अशांत है, ठीक से नींद ना उनके आना। बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, उनके घर में उनके पैसा इतना है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
आप ऐसे उनके ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं। और इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? मतलब क्यों इतना इंसान इतना सक्षम होने के बावजूद इतना बेचैन है, इतना बेताब है और शांति नहीं है उनके पास? ऐसा क्यों? सिर्फ विद्या बचपन से इस छोटे बच्चे को ना खुद का ग्रहण करना और ना बच्चों को वो देना, क्या इसके पीछे की यही वजह? खुद का तो कुछ पता ही नहीं है अब। नहीं पता। और ना ही मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होगी किसी को सुधारने के लिए, कितनी कथा सुना लो, कितने कुछ करा लो। अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं, आज से जो 8 साल के, 9 साल के, 6 साल के बच्चे हैं, उनसे अगर हम स्टार्ट करेंगे, तब जाके आगे 20 साल में हम जाके अपना एक ऐसा भारत बना सकते हैं, अगर उनको वो हम एजुकेशन दे दें, उनको हम सिखाएं, संस्कार सिखाएं, नैतिकता सिखाएं, समाज में कैसे रहना है। आदमी सिर्फ अपना ही अपना सोचे जा रहा है, समाज का कौन सोचेगा? सिर्फ नेता ही सोचेंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप मेरी बात को यहाँ से समझेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वो आके रोड पे झाड़ू लगा रहा है और स्वच्छ भारत जैसा वो अभियान चला रहा है। क्यों? हम इतने भी लायक नहीं है हम अपना देश, अपना घर साफ रख लें? मतलब बताना पड़ रहा है पूरे देश को प्रधानमंत्री बता रहा है कि स्वच्छ रखना कितना जरूरी है। कि स्वच्छ रखो। मंदिर में मैं देखता हूँ लोग आते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ाया, पैकेट वहीं फेंक दिया, पैकेट अपने घर में फेंक देते हो। माचिस आपने जलाया वहीं पर कर दिया। लेडीज ये को तो मैं हम भी देखती हूँ। हनुमान जी का तिलक देते हैं, हम लेडीज को नहीं लगाते, हम ऐसे देते हैं, तो वो लेती हैं, अपना लगाती हैं, बाकी वहाँ पहुँच के चली जाती हैं। अच्छा, आप बहुत बहुत ज़्यादा अहम बात कर रहे हैं शास्त्री सौरभ शर्मा जी, क्योंकि जब मैं भी कई बार धार्मिक स्थलों पर जाती हूँ तो अच्छा, मेरी नज़र सच कहूँ तो इन्हीं चीज़ों पर, जैसा आपने जो जिक्र किया है, मेरी नज़र भी उन्हीं पर पड़ती है। लोगों ने माचिस जलाया, वहीं पर तीली फेंक दी, वहीं पर प्लास्टिक फेंक दिया, वहीं पर कपड़े फेंक दिए। आज भी गंगा के घाटों पर, अभी मैं हाल ही में हरिद्वार गई थी तो वो कपड़े धोते हुए नजर आए, उन्हें बोलना पड़ा। पर क्या ऐसे में ज़रूरी है कि उन्हें जाकर ये बताया जाए कि यहाँ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप यहीं पर जाकर इसी तरह से स्वच्छता की धज्जियां उड़ा रहे हैं? तो क्या ये बताना भी जिम्मेदारी है या फिर वहाँ पर खामोश रहना ही सही है? देखो, बताना तो चाहिए, मगर मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो ट्रेनिंग हुई है ना, आप एक मशीन की तरह आपको पढ़ाया गया है, वो सिस्टम सेट कर दिया है। आपके एजुकेशन में आपको ऐसा इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, आप सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। बच्चे के साथ क्या किया जाता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से ना कंपटीशन सिखाया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम सिखाई जाती है कि क्या ग्रेड्स हैं, कितने ग्रेड्स लाने हैं, कौन नंबर 1 है, कौन आगे है, कौन पीछे है। एक बच्चा जो टॉप कर रहा है उसकी आप मैगजीन में फ़ोटो छाप देते हो, वो उसकी फ़ोटो छपती है। अब जो जिसकी नहीं छपी वो तो जेलस हो गया, उसको आपने गोल्ड मेडल दे दिया, उसका गिर गया। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे हो? जो जिसको गोल्ड मेडल मिला है या जिसकी फ़ोटो छपी है, उसके अंदर जो अहंकार आपने बना दिया, वो जीवन भर बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि उसको उससे नीचे नहीं चाहिए। पर सौरभ जी, ऐसे में तो ये जिस बच्चे का आत्मविश्वास सामने वाले बच्चे को या जिस भी शख्स को देखकर अगर गिरा है या टूटा है या जलन की भावना आई है, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसको ये शिक्षा दी जाए कि यही तो मेहनत का फल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको समझना होगा, क्यों मूल्यांकन करना है? क्यों किसी का मूल्यांकन करना है? हर कोई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो यही समझाने की ज़रूरत है। तो ये समझाने की ज़रूरत है, ये समझाने की ज़रूरत है कि सब बराबर है। एक गुलाब के फूल को बोलो कि वो लिली फ्लावर हो जाए, नहीं, वो अपने में गजब है। तो स्कूलों में तो ये दूर दूर तक नहीं हो रहा है। आप छोटे छोटे बच्चों के नंबर से पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में उन्हें 100 बातें सुना देते हैं कि बच्चा बात कर रहा है, बच्चा शैतानी कर रहा है, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं बस उन्हीं को आओ भगत की जा रही है, बाकी बच्चे तो मानो जैसे कि एक कमल है और बाकी सब कीचड़ है। ये एहसास दिला दिया जाता है स्कूल। देखो, इसके पीछे रीज़न है, जो स्कूल है ना, आज के स्कूल नहीं है, ये फैक्ट्री है। यहाँ पे ना मशीन बनाई जा रही है कि 9 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है। उसकी आत्मा कौन देखेगा? उसकी आत्मा जो उसके भीतर हीरा छुपा है, उसे कौन पॉलिश करेगा? सॉरी टू से, बट आज के जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, पता है आपको, ये सब ना आज क्या हो गया कि ये तो नौकर हो गए हैं, ये गुलाम है, और जो पेरेंट्स हैं वो मालिक हैं। पहले ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ कुछ और ही था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। हमारे गुरु तो परमात्मा का स्वरूप है, वो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं, वो पॉलिश करते हैं बच्चे को। एक क्लास में 8 से 9 बच्चे होते थे, प्रकृति में बैठ के पढ़ते थे, और अब तो 40-50 बच्चे टेबल पे बैठ रहे हैं। टीचर्स को भी मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आप और ज़्यादा गहराई से समझा पाएंगे। कई बार उनके सामने भी अलग विडंबना नज़र आती है। वो कहते हैं भाई आपके तो फिर भी 1-2 बच्चे, हमें तो 40-50 बच्चों को संभालना है, हम किस किस के अंदर झाँकेंगे? हमारा तो एक रूल है, एक नियम है जो हमें सबको फॉलो करवाना है इतने ही टाइम पीरियड में। आप उम्मीद करें कि अगर आपके बच्चे को अलग से जाकर हम पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे तो ये भी पार्शलिटी हो जाएगी, ये भी भेदभाव हो जाएगा। उनकी भी विडंबना अपनी जगह। कई बार मैं कहता हूँ फैक्ट्री है, स्कूल तो है ही नहीं।
जो गुरुकुल थे उसमें ऐसा थोड़ा ना था। उसमें तो गुरु कहते तुम मुझे क्या दोगे यार, हम देंगे तुम्हें। और आपको लगता है कि ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आपने अगर आज इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक ना किया तो सोनम अभी संभल में जो पत्नी जिसने अपने पति को को मौत के घाट उतारा, अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिर पहले काट दिया गया, हाथ काट दिया, सिर कहीं फेंक दिया, हाथ कहीं फेंक दिया, शव को नाले में फेंक दिया गया, अब गिरफ्त में है। सोनम रघुवंशी का पूरा मामला सामने आया, मुस्कान जिसने अपने पति को नीले ड्रम में मार दिया। आपको लगता है कि यहाँ तो मतलब शिक्षा पूरी तरह से नदारत रही, मतलब वो शिक्षा जहाँ पर हम कहते हैं कि एक जीवन साथी के साथ आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं कई जन्मों तक का वो रिश्ता निभाना है, तार तार हो रहे हैं। शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं हिंदुओं में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें काम भी आया है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना भी हमारे यहाँ हमारे वैदिक गुरुकुल में ही सिखाया जाता था। शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, मानसिक भी। अच्छा, ब्रह्मचर्य शारीरिक नहीं होता, मानसिक होता है। एक रिलेशन ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है, हमारी किताबों में पढ़ाया जा रहा है प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, लव 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 हर जगह आ रहा है। हाँ जी। मगर प्रेम एक अवस्था है, प्रेम किया नहीं जा सकता। आप बच्चों को कंपटीशन सिखा रहे हो और आप बच्चे को प्रेम करना सिखा रहे हो, एक साथ ये एक मयान में 2 तलवार मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकती। कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है। हमारे आज के समाज में आप देखो कि वो जो इतने रेप्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो क्या है कि छोटी छोटी बच्चियों के 6 महीने की बच्चियां, 2 साल की बच्चियां, 90 साल की बुजुर्ग महिला, शादीशुदा महिला, मतलब धज्जियां उड़ गई हैं। वैदिक काल में ये सिखाया जाता था, और आपने सुना भी होगा कि स्त्री को तो शक्ति मानते हैं, माँ मानते हैं, माँ दुर्गा मानते हैं, भगवती मान रहे हैं। अब क्या है, ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, स्त्री कोई भूख की वस्तु है। आप समझिए कि कहाँ ये मेंटालिटी कहाँ जा रही है इंसान की, इंसान कहाँ पहुँच रहा है। वेरी बैड, सोच के डर लगता है समाज में ऐसा। पर आपको लगता है कि अगर यही हालात रहे जो आज हम देख रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में देखे तो हमने इस तरह के हत्याकांड, इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा देखी हैं, आप आने वाला 5 साल भारत कैसे देखते हैं? चलिए विज्ञान के लहजे से तो बहुत ऊपर होगा, लेकिन रिश्तों के लहजे से आने वाले 5 साल में अगर इन वेदों का ज्ञान नहीं हुआ, तब भी शामिल नहीं हो पाया, हम सिर्फ एआई की दुनिया में दौड़ते रहे, तो फिर कहाँ होंगे हमारे रिश्ते? 5 साल में आपके नज़रिए से आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है? मेरे को तो ये दिखता है कि एक तो एज कम होती जा रही है, हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं सबको ना, सबको ये पता है कि खाना क्या है, रहना कैसे है, समाज में क्या करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि इससे ना कोई बहुत अच्छा भविष्य है या शांति नहीं दिख रही है। आदमी सुसाइड कर रहा है। रिश्ते तो आप क्या रिश्ते हैं, रिश्ते मतलब रहेंगे रिश्ते या 10 साल? क्योंकि एक रिसर्च हाल ही में आई, हालांकि बहुत रिसर्च आती हैं सौरभ जी, एक रिसर्च कहती है कि आने वाला 20 साल शादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गुल है, बिल्कुल है ही नहीं। लोग लिव इन में रहेंगे, पसंद आएगा, करेंगे, ज़िंदगी बिताएंगे, क्योंकि आज के दौर में टूटती शादियां जो हैं वो बता रही हैं कि नहीं, शादी ना ही करो तो बेहतर है। और 20 साल में कह रहे कि शादी का कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा, नहीं इंसान जाएगा। नैतिकता किसने सिखाई नहीं ना। ये होगा, मतलब आपको लगता है कि ऐसा होगा? ये तो हो रहा है, ये तो दिख रहा है, ये हर जगह हो रहा है और हर जगह दिख रहा है। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने आप में खुश हैं, उनको लग रहा है, मगर अपने आप में वो डिप्रेशन में और वो एंजाइटी में। ये हमारी गलत फहमी है कि हम सोच रहे हैं कि मैं अकेला रह के खुश होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समाज में रहना पड़ेगा, आपको परिवारों में रहना पड़ेगा। न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, कोई सभ्यता नहीं रह गई है, कोई टाइमिंग नहीं है, ना किसी के उठने का टाइम है, ना किसी के सोने का टाइम है। रात भर मोबाइल देख रहे हैं, दिन में जंक फूड खा रहे हैं। आप क्या बच्चों से आशा करोगे कि वो भविष्य बना देंगे आपका? जो आज के बच्चे, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य तो यही है ना। आप आज के बच्चों को देखो, वो ऐसे मोबाइल देख रहे हैं और क्या वो रील देख रहे हैं, नॉनसेंस, और जंक फूड खा रहे हैं, वो पिज्जा बर्गर पर जी रहे हैं, प्रकृति के साथ चल ही नहीं रहे। नहीं मतलब मेरे हिसाब से हमारा जीवन जो है ना विदाउट रिदम चल रहा है। पर फिर भी आप आने वाला 10 साल या आने वाला 5 साल जानना चाहते हैं हम आपसे, रिश्तों को लेकर आप कैसे देखते हैं? रिश्तों की खूबसूरती बढ़ेगी या फिर रिश्ते जो हैं दागदार होंगे, या उनकी खूबसूरती बिल्कुल गायब नजर आती है आपको? रिश्ते बचेंगे ही नहीं आने वाले 5 साल में या 10 साल में। रिश्ते कहाँ बच रहे हैं, मतलब कम ही होंगे और ये रेशो कम होता चले जाएगा। आप देखो कितने ओल्ड एज होम बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? उसके पीछे रीज़न है बहुत सारे, बहुत गहरी बातें हैं सारी।
जो बच्चा अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ रहा है तो बचपन में हो सकता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ बीती हो पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि पेरेंट्स भी आज्ञा दिए जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही किया जा रहा है कि बच्चे का जो आज्ञा चक्र है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है, उसे रोक दिया जाता है। उसको सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। वो डिसीजन नहीं ले रहा कि मुझे जीवन में करना क्या है। उसे जो बताया गया बस वो एक पैसे के पीछे भागे जा रहा है। पैसा सक्सेस नौकरी, कोई बात ही नहीं कर रहा लाइफ के बारे में। हम जीवन जीने आए हैं, आगे 5 साल में आज जो चल रहा है उससे ज़्यादा ही होने वाला है। आपको ज़्यादा क्राइम रेट दिखेंगे, आप न्यूज़पेपर खोल के देख लो, जी घबरा जाता है। इतने तो मर्डर, अभी इतने हो डकैती। जाता है कि सुबह की शुरुआत ही ऐसी खबरों के साथ नहीं होती है, क्योंकि दूर दूर तक वो खबरें दिखाई नहीं देती जो इंसान को आगे बढ़ाए, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति या परंपराओं, रीति रिवाजों से जुड़कर आगे बढ़ती हुई नजर आए। अगर बहुत ज़्यादा इन मुद्दों पर बातचीत कर ली जाती है तो सामने वाले को कहा जाता है तुम तो आज भी उसी दौर में जी रहे हो, मतलब आज भी उसी दौर में हो। तो ये किस दौर का जिक्र करता है सामने वाला? मैं कह रहा हूँ सारे दौर ज़रूरी हैं। समय पे सब कुछ चाहिए, है ना, हर एज पे सब कुछ चाहिए, समय पे सब कुछ चाहिए। आज जो AI टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो भी एजुकेशन है, मैं कह रहा हूँ खराब नहीं है। उसके धर्म साथ विज्ञान साथ साथ चले क्या बुराई है? अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाना शुरू कर दो कि सत्य के साथ रहना है, सत्य सिर्फ बोलना नहीं है, आपके विचार भी सत्य में होने चाहिए। पर आज के दौर में तो सत्य बिल्कुल नामुमकिन लगता है। मतलब किसी को अगर एक दिन के लिए सत्य बोलने के लिए कह दिया जाए तो आपको लगता है कि कोई ये कर पाएगा? चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आप बाहरी दुनिया में अनजान लोगों के सामने क्यों ना हो। मतलब ये भी चैलेंज खुद को देना चाहिए। बिल्कुल, आत्मा खो चुकी है ना, मानवता है ही नहीं। आप शॉर्टकट में सब कुछ लेना चाह रहे हो, क्योंकि झूठ बोल के मिलेगा, सच बोल के मिलने वाला नहीं है। आत्मा की बात कोई कर ही नहीं रहा। स्कूल फैक्ट्रियों की तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और बच्चों को ख़राब करके वहाँ से भेजा जा रहा है। उनको कंपटीशन के लिए तैयार कर दिया, जाओ आप कंपटीशन लगो, समाज में जाके आप सबसे पहले लड़ाई झगड़े करो। आप जेलस फील होते हुए जा रहे हो। जिस बच्चे के 80% आ रहे हैं वो 90% वाले से जेलस है कि इसके कैसे आ रहे हैं। वो उसको हमेशा खुंदक की नज़र से देखेगा। तो आत्मीयता कहाँ है? शांति समाज में आएगी कैसे? शांति मुझे नहीं लगता कि इस एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है किसी भी तरीके से हमारी सरकार को आना चाहिए। और अभी की सरकार तो ऐसी है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो सोच रहे हैं। ऐसा कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पॉलिश कर देना चाहिए। बच्चे की आत्मा के साथ काम करना चाहिए। आप वो फैक्ट्री की तरह मत बच्चों को भेजो। बच्चे बहुत मासूम हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप है। मतलब बच्चों को ना सही से आप बड़ा करो। आप देखोगे कि आप 10 साल की बात कर रहे हो, मैं नहीं कहता 10 साल, हाँ मेरा मानना ऐसा है कि 2047 तक जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हो ना, वो बनना शुरू हो जाएगा, मगर एजुकेशन चेंज करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भूल जाओ, ये वर्स्ट होता चला जाएगा। और जिन रिश्तों के हम गायब होने का जिक्र कर रहे हैं वो भी शायद सिर्फ नाम के रह जाएंगे। आदमी जब सिर्फ पैसे के लिए भाग रहा है ना, जब आपका भगवान पैसा हो जाएगा तो रिश्ते तो क्या चीज़ है? आप भगवान को ही नहीं मान रहे, आप परमात्मा को ही नहीं मान रहे। आपका जो परमात्मा है वो पैसा है। आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई सिखा ही नहीं रहा आपको। आप आज एक बाइक लेते हो, फिर कहते हो गाड़ी चाहिए, फिर नेक्स्ट चाहिए, अब घर चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे जिंदगी का एक हिस्सा भी तो है कि इंसान को आगे बढ़ना है। नहीं, बिल्कुल बढ़ना है, मगर समाज का कौन सोचेगा? शिक्षा का कौन सोचेगा? मतलब जो आज की शिक्षा है या जो आज के दौर में हम देख रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ हम अपना देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कुछ जिम्मेदारी का एक हिस्सा जो है वो आपका समाज के प्रति भी है, देश के प्रति भी है, मतलब अपने गली और मोहल्ले के प्रति भी है। बिल्कुल है। हाँ, यही तो इसे ही संस्कार कहा जाता है कि इस देश का कौन सोचेगा। मैंने आपको बताया ना कि मंदिर में दूध चढ़ा, थैली फेंक दी। क्यों भाई? अपने घर में भी ऐसा करते हो? देश आपका है, आपको समाज का एक एक व्यक्ति आपका है। वसुदेव कुटुंबकम हमारे यहाँ कहा जाता है। जी। पूरा विश्व एक परिवार है, अलग नहीं है। ये पृथ्वी परमात्मा ने तो एक ही बनाई है। आपने इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अलग अलग देश बना दिए, उसने तो एक ही बना के भेजा था। सौरभ शास्त्री सौरभ जी, आपको लगता है कि जब आपने ये किताब लिखी है वेद पथ, और इसके एक एक पन्नों से आपने वेदों से आधुनिक शिक्षा तक का जो ज्ञान प्रवाह इसमें डाला है, इतना लिखकर, इतना अनुभव होने के बाद क्या सत्य असत्य की पहचान करने की वो दिव्य शक्ति भी आ जाती है कि पहचान लिया जाए कि सामने वाला उसका व्यक्तित्व कैसा है?
या फिर उसके व्यक्तित्व में कितना सच है, कितना झूठ है, और उसका व्यक्तित्व कितना जो दिख रहा है वो वाकई है? देखो, मैंने आपको जैसे बताया ना कि हम हमारे यहाँ पे संकल्प शक्ति होती है। संकल्प शक्ति एक बालक को बहुत बचपन में सिखाई जाती है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्प शक्ति को एक्टिव करने के लिए एक छोटी सी चीज़ बताई, उपवास करना, व्रत करना। व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसा मेथड है जिससे आपको भूखा रहना है। नहीं, भूखा नहीं रहना। वो आपको खुद को जज करना है कि आप कितनी देर तक अपने मन आत्मा पे काबू कर सकते हो, आप अपनी चेतना को कैसे जागरूक कर सकते हो। ये उसका ऐसे बहुत सारे प्रयास हमारे उसमें हैं। जब आप इस लेवल पे सोचोगे, जब आप योग करोगे, आप प्राणायाम करोगे। प्राणायाम का मतलब सिर्फ ये नहीं आपने अनुलोम विलोम किया हो गया, नहीं नहीं, बहुत चीज़ें हैं। आपको वो जो ऑक्सीजन, जो प्राण वायु लेनी है, वो आपके पैर से लेकर सर के बालों तक जानी चाहिए। जब आपको अपनी बॉडी का इतना पता होगा, जब आपको समाज का इतना पता होगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन गंभीर होगा, आप बात करते हुए किसी से आप समझ जाएंगे कि ये किस वे में, किस उसमें बात करना चाह रहा है। अच्छा, जैसे इस वक्त हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऑफिस की दुनिया में तो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी रहती है कि आप अपने घर से भी ज़्यादा का वक्त आप यहाँ पर बिता लेते हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसा योग आपको लगता है जो वाकई उस वक्त हमें गलत और सही, क्या झूठ क्या नहीं, मतलब इन सब से निकाल कर, मोह माया से निकाल कर हमारे दिमाग को शांत कर सके? ऐसा क्या बैठे बैठे भी योग हो सकता है कुछ? आप सिर्फ अपने प्राणों पे काम कर सकते हो, आप अपनी ब्रीथ पे काम कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजी वे है। हमारे यहाँ ऋषि पतंजलि ने बताया कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप अपने जो नाभि चक्र है, हाँ जी, उसको हल्का सा अंदर कर और अपनी डीप ब्रीथ करते रहिए। आप कहीं भी बैठे हो, आपका मन बिल्कुल संतुलित रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुंडली जागृत करना, क्या ये भी हमारे ही उसका हिस्सा है, योग का हिस्सा है? देखो, अब तो आज की डेट में तो ये सब बातें ही रह गई हैं। अच्छा। ये सब मेरे हिसाब से ये एक शब्द रह गया है, ये शब्द कुंडलिनी जागृत करना। कुंडलिनी जागृत एक्चुअली सबकी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। अनुलोम विलोम क्या है? एक यहाँ से सांस लेना, यहाँ से छोड़ना, फिर यहीं से लेना। एक बॉल को आप जैसे खेलते हो यूं और यूं, हाँ जी, आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे हाँ, सांस लेना, यहाँ से लिया, हाँ जी, ऐसे लिया, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से लिया। ये बॉल की तरह आप खेल रहे हो। ऐसी कुंडली अंदर खेलती है। आप लो तो सही, आप करो तो सही, सब कुछ आपके पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ अंदर। आप भारी भागे जा रहे हो, शांति मिलेगी कहाँ से? तो आज के वक्त में तो सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है कि हम दिन भर कितना भी काम कर लें, कितना भी थक जाए, कितने भी पैसे कमा ले या ना कमाए, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। रात को नींद ना आना और सुबह फिर उसी नकारात्मकता के साथ में जागना, फिर उसी के साथ बाहर जाना। आपको लगता है कि जब हम अपने वेदों के ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब हम वेद पथ की तरफ बढ़ते हैं, जो किताब आपने यहाँ पर बहुत ही आत्मचिंतन और मंथन के साथ में लिखी है, जब तक इसे नहीं समझा जाएगा तब तक बड़ा मुश्किल है? बहुत मुश्किल लगता है मुझे, मगर मैंने फिर भी कोशिश करी, क्योंकि ना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं इतने लोगों से मिलता था, उनसे बातें सुनता था ना, मुझे एंड में एक ही चीज़ समझ में आई, सिर्फ एजुकेशन अब जो हो गया है वो हो गया है। पर आज के अगर युवा को थोड़ी भी शांति चाहिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप होटल्स में जाते हो, आप लाखों रुपए खर्चते हो, है ना? आप वहाँ मत जाके आप वेलनेस पे जाओ ना। आप होटल में जाओ, आप वेलनेस पे जाओ, वहाँ पे आपको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी, वही अच्छे लग्जीरियस रूम मिलेंगे, सब कुछ होगा। आप जाके वेलनेस पे जाओ, आप अपना बॉडी क्योर कराओ, आप हेल्दी फूड लो, आप ऐसा खाना खाओ जो आपकी आत्मा बॉडी को आपको वो हेल्दी रखे। आप अच्छी अच्छी थेरेपीज लो, आप मसाजेस कराओ, बहुत अच्छा है। आप इसमें योग में जा सकते हैं, आप प्राणायाम करो, आप प्रकृति से मिलो, आप प्रकृति से प्यार करो। जीवन में एक आध किसी ट्री को जो आपके घर के आसपास हो, कहीं पे एक पेड़ को अपना दोस्त बना लो। अब देखो तो सही, प्रकृति कितना बढ़िया काम करती है। आप अपोजिट चल रहे हो, लेट उठना है। हमारे इसमें कहा जाता है हिंदुइज्म में कि सूरज को उठाना है। सूरज को उठाना। हमारे यहाँ अब कोई इस तरह की बात करो तो सब कहते हैं दूध वाला अखबार वाला सबसे पहले उठ जाता है। हाँ जी, मगर वो ब्रह्म के लिए थोड़ा उठता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे बात समझ रहे हैं? हाँ जी, अखबार वाला या दूध वाला उठ रहा है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए उठ रहा है। मगर हम बात करते हैं आपके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म को जानना है, और आपके अंदर जो छुपा हुआ हीरा है उसे पॉलिश करना है, उसे जानना है, अपने आप को जानना है। आपको सोचना है कि अब मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या वो मैं करने आया था दुनिया में, वो सही जा रहा हूँ? डेली थोड़ा तो आत्मचिंतन करो। जी, नींद ना आना,
उसके पीछे रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जी हमारे खाने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, सोच में सिर्फ दिमाग में एंजाइटी भरी है। सब छोटे छोटे बच्चों को पैनिक अटैक आ रहे हैं, क्या है ये? छोटे छोटे बच्चों को पैनिक अटैक आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे कहाँ हैं, जा रिपोर्ट्स रही भी है, पढ़ कहाँ जा रहे रही है थे। दुनिया? कुछ समझना ही नहीं चाह रहा, ना कोई समझाना चाह रहा है। सरकारी भी अपना काम कर जा रही है, उनके साथ ये है कि उनके इलेक्शन चल रहे हैं, वो कैंपेनिंग में बिजी हैं। कौन करेगा, कौन सोचेगा? ये सिर्फ सरकार सोच सकती है। और हमारे आज के जो और सोचने भर से ही डर लगता है कि अगर आज छोटे से बच्चे को एक पैनिक अटैक आ रहा है तो 10 साल बाद उसका क्या बस आपको भविष्य आंसर यही होगा? मिल गया ना। मतलब 10 साल बाद तो उसकी भी दुनिया उजड़ती नजर आएगी, और वो जिस इंसान के कांटेक्ट में आएगा उसकी भी उजड़ेगी। दिक्कत सिर्फ मेरे ख्याल से उस बच्चे के साथ में नहीं होगी, जब वो युवावस्था में होगा, जब वो अपने आसपास के लोगों से मिलेगा, जब वो हमसे आपसे मिलेगा, आसपास के लोगों से मिलेगा, तो वही तो नेगेटिव वाइब्स उसकी दूसरों में आएगी। फिर करते 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 एक ऐसा समूह होगा जहाँ पर सिर्फ नकारात्मकता होगी, सकारात्मकता तो होगी ही नहीं। सोच भी नहीं फिर सकते। उसके बाद ब्लास्ट, एक ऐसा ब्लास्ट जिसका हम यहाँ बैठकर अंदाजा सुर लगा रहे हैं, लेकिन रूह कांप जाती है। वैसे आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे करते हैं। आप समझिएगा, इतने हाई पैम्पर्ड हैं वो बच्चे, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, टीचर उनको कुछ कह नहीं सकता। हाँ जी, वो इतने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई कि वो बहुत बिगड़े में हैं, मगर वो लगाम नहीं है एक्चुअली। लगाम नहीं है। हमने इतने ओवर पैम्पर्ड कर दिए अपने बच्चे, उनको जो सोचने से पहले चीज़ें दी जा रही हैं, इतना हम ज़्यादा उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे। उनको लगता है यही लाइफ है, हमें ऐसे ही चलना है। उनको शांति का इस जीवन में पता ही नहीं कि शांति होती क्या है, खुद से मिलना कैसे है, हाँ जी, संस्कार क्या है, संस्कार क्या है। कैसे ऊंची उड़ान उड़ी जाए। पर उम्मीद हम ये करते हैं कि वेद पथ जो आपने यहाँ पर ये किताब लिखी है वो जन जन तक पहुँचे, ये पॉडकास्ट हर किसी तक पहुँचे। हम नहीं जानते कि कहाँ तक ये पहुँचेगा, कहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऐसे रील्स तो आप देख लेते हैं जो बेमतलब के होते हैं, जिनके कोई मायने नहीं होते, जो दूसरों की ज़िंदगी में घुसने के लिए ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे तो यकीनन शास्त्री सौरभ शर्मा जी की वो मेहनत कामयाब और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर होगी, जिसकी उम्मीद आपने यहाँ पर की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank you साथ so इस much. पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, और एक खूबसूरत पॉडकास्ट जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि इसके ज़रिए मैंने बहुत सकारात्मक एनर्जी हासिल कर ली, और उम्मीद करती हूँ इसे हम हमेशा इसी तरह से बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।